हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट जो आपका दूसरा पेपर होता है उसकी तैयारी आज हम लोग करते हैं। सेम यही पैटर्न आपका सिविल में भी आता है, आपके पीएससी में भी आता है, एनसीईआरटी सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम आपको एनसीईआरटी को समझाते हुए पढ़ाते। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का समझ करके पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम है एक लड़की है रसीदा, जिसके मन में एक जिज्ञासा, एक सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अर्थात रसीदा के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि आज के 100 साल पहले हुआ क्या था। चलो इसको जानते हैं। अब भाई 100 साल पहले हुआ क्या था, इसका पता कैसे लगाया जाएगा, इसका पता लगाया जा रहा। आइए इसको देखते हैं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति में हो, याद में हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, मान लीजिए 100 साल पहले की आपको कोई घटना जानना है, अब वो आदमी जिंदा ही नहीं है तो तुम कैसे जानोगे भाई। उसके बारे में तो जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो या तो 100 साल का आदमी मिले या तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको मिले। अब आइए आगे बताया गया है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है। यहाँ बताया है अतीत के बारे में हम जान कैसे सकते हैं, हम कैसे जाने अतीत को। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम आखेटकों को ही कहा जाता है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं कि उस समय का वैज्ञानिक कैसा था, पशुपालक कैसा था। इतना ही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे क्या खेलते रहेंगे। जैसे आज हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं, तो तब वीडियो गेम तो नहीं था, लेकिन पता तो चलेगा क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखते थे, या फिर वो कौन सा गीत गाते थे। इस प्रकार की भी जानकारियाँ हमको मिलेंगी। अब सबसे पहले जानते हैं लोग कहाँ रहते थे, इसका ही पता लगाते हैं। आपसे कहा गया है पृष्ठ 2 के मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो पृष्ठ 2 के मानचित्र 1 में मैं अभी आपको नर्मदा की नदी दिखाऊंगा। कहा गया है कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, अर्थात जो नर्मदा नदी है इसी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का सही से वो संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो देखिए एक शब्द आया है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, अर्थात वहाँ के जो लोग थे वो शिकार करने का काम किया करते थे। अब आगे के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे की देखिए इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है। फिर कहा गया है, पहले मैं आपको नर्मदा नदी घाटी दिखाता हूँ। देखिए मेरे साथ आइए, ये है मैप आपका और यहीं पर आपको मैं दिखाता हूँ नर्मदा नदी। देखिए जल्दी से ढूंढिए नर्मदा नदी कहाँ है। तो आपकी नर्मदा नदी ये है, विंध्य की पहाड़ियों के पास में आपकी नर्मदा नदी है। यहीं पर जो है आखेटक सबसे पहले पाए गए। अब आगे कहा गया है अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए देख लेते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ क्या है। तो सबसे पहले आपको मैप में उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये है उत्तर और ये है पश्चिम, इस दिशा में पड़ेगा। अर्थात यहाँ है आपका देखिए सुलेमान और किरथर। ये दोनों आज अपने यहाँ नहीं हैं, ये शायद कहाँ पड़ेंगे आपको, तो सुलेमान और किरथर का क्षेत्र अब पाकिस्तान में पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। अब तुम
इस क्षेत्र का पता लगा लिए हो तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को उपजाना प्रारंभ किया। तो कहाँ? सुलेमान और किर्थर में सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को उपजाना आरंभ किया। और क्या किया? तो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ कृषि ही नहीं की, जानवरों को भी पालने लग गए। ये लोग गांव में रहते थे, इसका मतलब गांव में भी रहने की संख्या में वृद्धि हुई। उत्तर पूर्व में, अब देखिए ये उत्तर पश्चिम है तो ये आपका उत्तर पूर्व होगा। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, अभी हम देखते हैं। आइए गारो और विंध्य पहाड़ियों का हम पता लगा ही लेते हैं। देखते हैं कहाँ है गारो और आपका जो है विंध्य की पहाड़ियाँ। चलो देखिए मेरे साथ, ये है आपका विंध्य का क्षेत्र। विंध्य की पहाड़ियाँ यही है और यही आपका क्या है? गारो है। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले उपजावल गया, जो चावल है उपजाया गया, वह स्थान विंध्य के ऊपर उत्तर में स्थित है। तो यह है विंध्य और विंध्य के ऊपर यह है उत्तर का स्थान और यहीं पर आपका जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया होगा। अब ये आपको एक मैप दिखाया गया है। मैप में देखिए आपको सारी नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। इस तरफ अरब है, लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियाँ हैं। और ये देखिए आपके, मैं अभी गारो बता रहा था ना, तो देखिए आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ हो गई और ये गारो की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, यही उत्तर में सबसे पहले कहा जा रहा है कि चावल को उपजाया गया। एनसीईआरटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस आप सीखने के लिए तत्पर रहिए। आगे देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं। देखिए ये है सिंधु से निकली एक नदी, ये है 2, 3, 4, 5, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। इतनी नदियां हैं जो आपकी सिंधु नदी से क्या है? इसकी सहायक हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। आइए हमने जान लिया। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, किन्हें कहेंगे? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, अर्थात कई छोटी छोटी नदियां आएँ और एक बड़ी नदी में मिल जाएं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों के नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सहायक नदी के किनारे विकास हो रहा है और 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी की सहायक नदी और समुद्र तट के किनारे हो रहा है। ये दिमाग में दो कॉन्सेप्ट रखिएगा। गंगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये सिंधु है, ये गंगा है, तो सिंधु से स्थानांतरित होते हुए लोग गंगा की तरफ आए हैं। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। तो यहाँ मगध के बारे में बताया गया है कि मगध एक सर्वशक्तिशाली राज्य था। कुछ यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट मानचित्र से रिलेटेड चीज़ें दी गई है, आइए इनको भी जान लेते हैं। कह रहा है दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उपमहाद्वीप से किस कारण से कहा जाता है वो आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। लोग सदैव इस महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण जो यात्राएं थी उनमें जोखिम भी होता था, फिर भी ये यात्राएं उनके लिए संभव थी। क्योंकि वो संभव इसलिए थी वो प्रयास करते थे। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ
मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव या कस्बे तक जाते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजना उनकी चाह लगती थी, वो सोचते थे कि हम नए नए स्थान की खोज करें, और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के अवसर को जानने को मिलता है। ये आपका टॉपिक था। अब आजकल के लोग यात्रा क्यों करते थे? ये तो पहले के लोग थे, तो आज के लोग भी क्या करते हैं? घूमने के लिए यात्रा करते हैं, रोचक जानकारी इकट्ठा करने के लिए यात्रा करते हैं ना, इस प्रकार करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार पाना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया, अर्थात मजबूत किया। अब आगे की अगर मैं चर्चा करता हूँ, कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देश के नाम की चर्चा की गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देश का नाम देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। ध्यान से समझिएगा। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग एक देश के लिए होने लगा। देखिए, मैं आपको मैप दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए है। यह है भारत, यह है तब का भारत, और यह है आपका ईरान और इराक। यहाँ से आने वाले लोगों ने, यह है आपका सिंध। क्या है? यह है आपका सिंध। यहाँ आने वाले लोगों ने इसको क्या कहा? तो इसको जो है ईरान और यूनान वासियों ने इंडस या इंदोज या हिंदोज नाम दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अतीत के बारे में कैसे जाने? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों की एक पृष्ठभूमि है, देखिए जरा। ये आप पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। तो पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बनती थी? भूर्ज पेड़, जो पेड़ था उसकी छाल से बनती थी। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढो, पढ़ो। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब देखिए, एक चीज मिल गया ना, पांडुलिपि क्यों कहा गया? क्योंकि इनको हाथ से लिखा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट है। यह शब्द लैटिन भाषा के मेनु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। वे पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये देखिए, आपको ये पांडुलिपि दिखाई गई है। इस पर कैसे देखिए लिखा गया है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसी से संबंधित चीजें हैं। इतने वर्षों में इनमें से बहुत सारी पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया होगा तथा कुछ नष्ट हो गई होंगी। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि से संबंधित चर्चा आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं जो संस्कृत में लिखे हुए आपको मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं।
प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उस समय आम लोग किया करते थे। चलिए अब आते हैं, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करवाते थे। देखिए यह आपको एक धातु का बना हुआ या पत्थर का बना हुआ दिखाई देगा और इसमें कुछ लिखा गया है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है लगभग 2250 वर्ष पुराना है और अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। देखिए अब आपसे दो चीज़ें मिली है, कंधार कहाँ है? कंधार अफगानिस्तान में है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया, जिसके विषय में कहा गया कक्षा 8 में डिटेल में जानकारी मिलेगी। आगे इसमें कहा गया है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। अब आपको देखिए एक चीज़ और मिली, ये जो लिपियां हैं ये अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब बोलते या पढ़ते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो विभिन्न भाषाओं में है। तो यहाँ दो भाषा है, एक तो यूनानी है, एक यूनानी भाषा है और दूसरी आर्मेइक भाषा है। इन दोनों भाषाओं का यूज इसमें हुआ है। आगे कह रहा है इसके बारे में, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अब आपको पता चलेगा पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो अतीत में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी जो मिट्टी है, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। एक आपको फिगर दिखाया गया है, देखिए इसके बारे में पहले पढ़िए। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये बर्तन है। इस पर देखिए नक्काशी कैसे हुई है, इस पे ब्लैक कलर है, रेड कलर में पेंटिंग बनाई गई है, कितना बढ़िया किया गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, देखिए चांदी का सिक्का तब हमारे यहाँ कैसे चलता था। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसका प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व और इसका 2500 वर्ष पूर्व आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब आगे बात करते हैं। पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत के लोग क्या खाते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों जो है उनको बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? क्या कपड़ों से संबंधित भी कोई चीज़ें उनको मिली होंगी? आइए देखते हैं। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? स्रोत का मतलब जो पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से चीज़ें मिली हैं उनके लिए। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहेंगे? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो सभी प्रकार के स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अतीत एक है या अतीत अनेक है? अब हम आपको बता दें, अतीत एक है कि अतीत अनेक है, इससे संबंधित जो जानकारी है। देखिए, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष
हमारे अतीत पर कभी ध्यान दिया है? हाँ, अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य के बारे में ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। आगे कहा गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपने भोजन मछली पकड़ने, शिकार करने, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे आज के शहर में जो ब्रेड आता है, बिस्किट आता है, ये सभी किसान द्वारा उपजाई गई चीज़ों से बनता है। अगर किसान ही इन चीज़ों का पैदावार नहीं करेगा तो शहर के लोग क्या खाएंगे? जो चावल, दाल, गेहूं है, सब किसान ही तो पैदा करता है। किसान द्वारा उपजाई गई चीज़ों का ही तो प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी जो भी विजय है उनका लेखा जोखा रखते थे। इस कारण हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। भाई कौन करेगा? जो लेखा जोखा करता है उसको सैलरी चाहिए, तो सैलरी तो बड़े ही लोग दे सकते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उसके जीवन के जानने में बहुत मदद मिलती है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अब तिथियों के बारे में बताया गया है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो शायद हम दिन की तारीख, माह, वर्ष 2000 इस तरह का कोई वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तन ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व और जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए तिथियों का उल्लेख करेंगे। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, तो इसके आगे को हम लोग ईसवी कहते हैं और इसके पीछे को ईसा पूर्व कहते हैं। आगे चलते हैं, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम इन तिथियों के पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा मिलता है। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। अब आपसे पूछेगा कि इस प्रकार का कैलेंडर का यूज भारत में कब हुआ, तो 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट अर्थात वर्तमान से पहले के लिए भी किया जाता है। कुछ अन्यत्र चीज़ों को भी जान लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ साल पहले लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाए कि क्या लिखा है? इसका अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। जैसे एक देखिए स्क्वायर टाइप की चीज़ है, पी लिखा है, हाफ सर्किल टाइप की चीज़ है, टी लिखा है, कुछ इस तरीक़ों की चीज़ों को ओ, जानवर जैसी चीज़ों के लिए एल लिखा है, इसके लिए एम लिखा है, काटने की चीज़ों के लिए आई लिखा है, इस प्रकार के शेप के लिए एस लिखा है। अर्थात चित्रों से, उनके कोड से उनको जान लिया जाता था और उसी को मिला करके पढ़ लिया जाता था। आगे आपको दिखाया गया है, कुछ उपयोगी शब्द दिया गया है और एक महत्वपूर्ण तिथियां आपको दी गई हैं जो आपको जानना है। देखिए ये महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इनको ज़रूर याद करना है।
जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जैसे कहा गया कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व आते हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जिसको आप लोग बिहार आज कहते हो 2500 वर्ष पूर्व मिला और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व से हम लोग काउंटिंग करते थे। ये था आपका पहला चैप्टर कब और कैसे। अगर यह पार्ट आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए हम आपको एक बार मानचित्र को दिखा देते हैं। ये है पूरा आपका मानचित्र और इस मानचित्र में ये देखिए आपको हम डिटेल में समझा देते हैं। इस मानचित्र को भी समझ लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान और निकोबार का हिस्सा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल पर जुड़ते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।